अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किट नो इट इफ़ यू डोंट। व्यूअर्स, आपको याद होगा पिछला जो व्लॉग मैंने किया था उसके एंड पर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको ला नीनिया और एल नीनियो के बारे में बताऊंगी, जो कि ऑब्वियसली वेदर की टाइप्स हैं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि चूँकि हमारी एटमॉस्फेरिक रिवर की जो एपिसोड है वो ख़त्म हो गई है, तो कुछ सवालात हैं लोगों के जहन में, उनका पहले जवाब दे दिया जाए इससे पहले कि मैं भी भूल जाऊं और वो भी भूल जाएं। और इन सवालात से जो भी कोई कन्फ्यूजन या आपके जहन में है या कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब ये कौन सी कन्फ्यूजन हो सकती हैं या कौन से सवालात हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैंने ये कैसे कह दिया आप लोगों को कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर हैं ये उन दरियाओं से जो ज़मीन के ऊपर बहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और फिर ये कि ये जो सारे एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं इनका ओवरऑल जनरल इम्पैक्ट है क्या, और इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है, और ये जो डेवस्टेशन क्रिएट करते हैं, जो इतना नुकसान होता है, इतनी तबाही आती है, इतने फ्लड्स आते हैं, इनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई तरीका है कि इनको कम किया जा सके। तो ये सारे सवाल जो हैं इनका जवाब उम्मीद है कि आपके जहन में एटमॉस्फेरिक रिवर का जो ओवरऑल फिनोमेना है उसको क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो हम आते हैं पहले सवाल के ऊपर कि मैंने ये कैसे कहा कि ये जो रिवर्स हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर हैं, ये दुनिया में ज़मीन पे बहने वाले दरियाओं से बहुत बड़े हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मसलन ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सतह ज़मीन से जो हमारा 3 किलोमीटर ऊपर तक का एटमॉस्फेयर है ये उसके दरमियान में होते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि मिनिमम यानी ऑन द एवरेज मिनिमम यानी इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। इस एक दरिया की लंबाई कम अज़ कम जो इसकी चौड़ाई है वो 300 मील है। चौड़ाई 300 मील यानी 483 किलोमीटर। अब आप ज़रा मुझे सोच के बताइए कि दुनिया के सबसे बड़े या सबसे लंबे रिवर में कौन सा ऐसा है जिसकी लंबाई के 300 मील होगी, चौड़ाई 300 मील होगी। ये 1 मील गहरे होते हैं मिनिमम, और ये 1000 मील लंबे होते हैं मिनिमम। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। जो एटमॉस्फेरिक रिवर ओरिजिनेट हुआ हवाई से और जिसने जाकर जापान को हिट किया वो 6476 किलोमीटर था, और जो जापान से ओरिजिनेट हो गया जिसने वाशिंगटन डीसी को हिट किया वो 10,908 किलोमीटर था। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कोई है ज़मीन पर बहने वाला रिवर इस किस्म का। हमारा जो इंडस रिवर है उसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। जो यंगसे रिवर है जो कि एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, उसकी लंबाई जो है वो 6300 किलोमीटर है और उसकी गहराई सिर्फ 800 मीटर है। जो अमेज़ॉन है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, उसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। और जो नाइल है जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर समझा जाता है, उसकी लंबाई है 6695 किलोमीटर। कुछ लोग इसको 6853 किलोमीटर भी कहते हैं, जो कि हो भी सकती है क्योंकि ये रिवर जो है ये 11 दुनिया के 11 मुल्कों में से गुजरता है, जिसमें तंजानिया है, युगांडा है, रवांडा है, ब्रंडाई है, कॉन्गो है, केन्या है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है, साउथ सूडान है और इजिप्ट है। इतने मुल्कों को ये पानी प्रोवाइड करता है, तो जाहिर है ये लंबा तो होगा। तो ये है जनाब जवाब पहले सवाल का। अब आ जाते हैं कि इन सारे जो एटमॉस्फेरिक रिवर हैं इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। तो मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो कैलिफोर्निया है उसकी जितनी भी वाटर सप्लाई है उसका 50% जो है वो मीट होता है एटमॉस्फेरिक रिवर से, जो कि आते हैं बारिशों की फॉर्म में। और सख्त तरीन बारिशें होती हैं, थंडरस रेन, जैसे कि आपको मालूम ही है आपके ऐसा होता है। तो वो बारिशें बरसती हैं और जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो ये तो है हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि अगर ये बारिशें ना आएँ, अगर ये वाटर रिसोर्सेज रिप्लेनिश ना हों, तो कैलिफोर्निया में ड्राउट आने लगती है, जो कि अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो वो वाइल्ड फायर को जन्म देती है। आपने अक्सर सुना होगा कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, इवन हमारे यहाँ भी जंगलों में आग लगती है, लेकिन बहरहाल वो इस तरह की नहीं होती जो कि तबाही और बर्बादी फैला देती है।
तो ये इसी वजह से होता है कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर है वो बारिशें नहीं बरसाते कैलिफोर्निया में, तो उसके वाटर रिसोर्सेज रिप्लेनिश नहीं होते, तो वहाँ पर वाइल्ड फायर जो है ड्राउट आ जाती है और वो इतनी शदीद हो जाती है कि वहाँ पर आग लग जाती है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपको अच्छा, उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा बारिशें होती है ना, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती है और लैंड स्लाइडिंग होती है, डेब्रिस फ्लो होता है और उससे भी बहुत ज़्यादा तूफान आता है और बहुत ज़्यादा तबाही होती है। आपको याद होगा जनवरी 2010 में हुंजा में, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर एक गांव का नाम है अताबाद। उस गांव में 26 घर थे और उन 26 घरों के अंदर 20 लोग रह रहे थे। और जब लैंडस्लाइड हुई, बारिशें हो रही थी, मुस्तकिल बारिशें हो रही थी। मुझे ये नहीं मालूम कि ये बारिशें मीडिएटेड थी एटमॉस्फेरिक रिवर से, यानी गर्चे मुझे शक है कि ऐसा था। तो ये बारिशें कंटिन्यूस हो रही थी और इससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई और इतना ज़्यादा डेब्रिस फ्लो आया कि वो गिरा आके अताबाद गांव के ऊपर और पूरे का पूरा गांव वो उस पानी के अंदर चला गया और उसने उस पूरे हुंजा रिवर को 5 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया। चूँकि वो ब्लॉक हो गया तो जाहिर है कि वहाँ पानी जमा हो गया, वो झील बन गई, वो ब्लॉकेड खुलता, हुंजा रिवर चलना शुरू होता, तब कहीं पानी लेवल होता और लोग नीचे उतरते और जाके उनको निकालते। नतीजा ये हुआ कि आज तक और राती दुनिया तक वो जो 25 गांव हैं और जो 20 लोग थे वो उसमें हो गए और उस लेक के को अब हम अताबाद लेक कहते हैं, जो कि दुनिया की एक मशहूर व मारूफ लेक है। अब ये तो हो गया, ये इसका ये एक हो गया। अब एक और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये जो रिवर हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर हैं, इनको अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि हम इसको वाटर रिसोर्स के तौर पर मैनेज क्यों ना करें। आपको सुनकर नाज़रीन हैरत होगी कि एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ मैं, एटमॉस्फेयर में जो दुनिया का एटमॉस्फेयर है, जितने भी वाटर वेपर हैं वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर के थ्रू। लेकिन जब ये बारिशें बरसाते हैं जो कि इतनी ज़्यादा तूफ़ानी और इतनी तबाही लाने वाली होती हैं, उन बारिशों में ये सिर्फ अपना 1/4 पानी जो है उसको ये शेड करते हैं और 3 गुना पानी स्टिल इनके अंदर होता है। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि 1/4 पानी बरसाने के बाद ये बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करते हैं। तो अगर पूरे का पूरा पानी इसके अंदर हो और वो बरस जाए दुनिया के ऊपर तो क्या होगा, ये आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो चाइना ने ये सोचा कि ये जो पानी बाकी इसमें बचता है, 1/4 तो बरस गया बारिशों में और उसने जो भी करना था वो उसने कर दिया, लेकिन जो बाकी का 3 गुना पानी है ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो इसको क्यों ना एज वाटर रिसोर्स जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। और ये बड़ी यूनिक सोच है और ये उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा स्काई रिवर। और ये एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है जिसको मदद हासिल है क्लाउड सीडिंग की और एक ट्रेन है सैटेलाइट्स की, जो कि एक सैटेलाइट के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, और ये पूरी ट्रेन जो है ये चलती है और ये है तिब्बतन प्लेटो के ऊपर जहाँ से ये सारे के सारे रिवर्स जो हैं ये निकलते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर उन्होंने, ये तिब्बतन प्लेटो है और यहाँ पर ये इसके इर्द गिर्द उन्होंने ये ट्रेन चलाई हुई है सैटेलाइट्स की। ये सैटेलाइट राउंड द क्लॉक जो है ये पानी को मॉनिटर करते हैं, बादलों को मॉनिटर करते हैं कि बादल आ रहे हैं, उसमें कितना मॉइस्चर, चूँकि सेंसर्स लगे हुए होते हैं, उसमें कितना मॉइस्चर है, कितना प्रेसिपिटेटेबल वाटर है जो बरस सकता है। और उनको वो जब उस टेरिटरी में आ जाते हैं जहाँ से वो क्लाउड सीडिंग करते हैं, तो वो क्लाउड सीडिंग जो है वो सक्शन से उस पानी को खींचकर उस जगह ले जाती है जहाँ पर कि ये यंगसे रिवर है। इस यंगसे रिवर में वो पानी जो वाटर में उसमें एटमॉस्फेरिक रिवर में है वो यहाँ पर बरसता है और यहाँ से फिर ये इसको डाइवर्ट करते हैं येलो रिवर। येलो रिवर उसकी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है और उनके लिए एक इसकी एक आप यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा मिथ भी है इसकी, कि इनके एक बहुत बड़े लेजेंड वो थे, आइकॉनिक पोइट थे इनके, जिसने 1000 साल पहले इनको कहा था कि क्या तुम नहीं देखते कि यंगसे रिवर जो है ये आसमान से उतर रहा है। तो उस वक्त वो दौर था कि वो मतलब कोई फोटोग्राफ, कोई किसी किस्म की चीज़ बना के दिखा नहीं सकते थे, लेकिन कन्विक्शन चाइनीज कौम की इतनी थी कि उन्होंने कहा कि हमारा ये जो आइकॉनिक लेजेंड है ये एक बात कह रहा है तो ये गलत नहीं कह रहा। तो उस आइडिया को लेकर वो चले और उन्होंने येलो रिवर, जिसके ऊपर चाइना की मेजर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो डिपेंड करती है, और आजकल ये चूँकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिल्टेड रिवर है,
तो आजकल इसमें पानी खुश्क हो रहा है और उनको परेशानी ये है कि इस पर चूंकि हमारी एग्रीकल्चर बेस करती है तो हम इसमें पानी को डाइवर्ट करना चाहिए हमें। तो वो यंगसे रिवर में पानी जो है वो येलो रिवर में डाइवर्ट करेंगे और येलो रिवर फ्लो करता रहेगा टिल द एंड ऑफ टाइम्स, और साथ ही चाइना की जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ती रहेगी। अब ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उन्होंने शुरू कर लिया हुआ है और चाइनीज़ की कन्विक्शन और उनकी डेडिकेशन की मेहनत देखते हुए हमें यकीन है, कम से कम मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये जब कंप्लीट होगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये 5 बिलियन क्यूबिक मीटर रेन वाटर जो कि एटमॉस्फेरिक रिवर से आता है वो हर साल वो लेके आएगा येलो रिवर में, और येलो रिवर फ्लो करता रहेगा और चाइना की एग्रीकल्चर को कोई नुकसान नहीं होगा। अब आ जाइए आप चौथे उसके ऊपर कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या होता है। 27 फरवरी 2019 को एक एटमॉस्फेरिक रिवर जिसने एक क्लाउड पुश किया ट्रॉपिकल नॉर्थ पैसिफिक ओशन से और वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में आके हिट हुआ और ये चौड़ा था 350 मील चौड़ा था और 1600 मील लंबा था। और इसने सिर्फ सोनोमा काउंटी जो कि सैन फ्रांसिस्को बे है इसको कहते हैं, इसमें 21 इंचेस बारिश बरसाई। और आप अंदाज़ा करें कि इस सोनोमा काउंटी के पास रशियन रिवर जो है वो फ्लो करता है। उसने उस वक़्त जब बारिश के बाद उसमें को जो पानी था वो 45.5 फुट बुलंद हो चुका था, जो कि फ्लड लेवल के ऊपर से 13.4 फुट जो है वो ज़्यादा था। यानी आप इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है वो आप समझ लें कि फ्लड वाटर के लेवल पर था, यानी वहाँ ऑलरेडी फ्लड आ चुका था। तो जो बारिश ने उस लेवल को 13.4 यानी एक मंजिल से भी ज़्यादा ऊपर पहुँचा दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पूरे घर जो थे उनकी छतों के ऊपर से पानी गुजर गया। तो आप तबाही खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी हुई होगी ना। और ये सिर्फ सोनोमा काउंटी में हुआ, इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो, और ये सिर्फ सोनोमा काउंटी में, बाकी के उसमें नहीं। जब स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ने 40 साल का फ्लड इंश्योरेंस रिकॉर्ड लिया और 20 साल का नेशनल वेदर सर्विसेज डैमेज डेटा लिया, तो उनको उनके रिजल्ट्स जो थे वो पता चला कि ये जो ये डैमेज है ये 1.1 बिलियन पर एनम है सिर्फ वेस्टर्न यूएसए में। और ये इस नुकसान का जो 80% है वो उसके जिम्मेदार हैं ये एटमॉस्फेरिक रिवर। उसके बाद उन्होंने इसको कैटेगराइज करना शुरू किया कि ये एटमॉस्फेरिक रिवर जो है ये किस किस कैटेगरी के होते हैं। तो उन्होंने 1 से लेके 5 तक कैटेगरीज बनाई, और ये कैटेगरीज बिल्कुल वैसी हैं जैसी टोर्नेडोज को और हरिकेन्स को जो है वो कैटेगराइज करते हुए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी जो क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। तो पता चला कि जो तबाही फैलती है उसका डायरेक्टली लिंक जो है ना वो उस स्ट्रेंथ से है जिस स्ट्रेंथ से जो बारिशें बरसती हैं या जो कोई टोर्नेडो या कोई हरिकेन आता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर एक जो कैटेगरी का जो तूफान आया है उससे जो डैमेज होता है, अगर वो एक से दूसरी कैटेगरी में चला जाए तो वो डैमेज 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी डैमेज है जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना शुरू कर देता है विद द इंक्रीज ऑफ 1 टू अनदर कैटेगरी। तो उन्होंने कहा कि जो कैटेगरी 1 है और जो कैटेगरी 2 है, ये जो स्टॉर्म है ये नियरली $1 मिलियन का नुकसान करते हैं। जो AR3 कैटेगरी है, टन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के डॉलर जो है ना वो नुकसान होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं वो AR4 हैं और AR5 हैं, और ये कॉज करते हैं $1 बिलियन पर स्टॉर्म। और ये जो $1 बिलियन स्टॉर्म है ना ये 3-4 साल में एक दफ़ा, तो 2-3 साल में रादर एक दफ़ा तो लाजमी आना होता है। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है। तो अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने मॉडल यूज़ किया है CM16 जो कि लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज मॉडल है। और ये उन्होंने यूज़ किया उसके ऊपर जो कि सिडनी में आया था, इतना ही बड़ा तूफान जितना कि कैलिफोर्निया में है, और ये आया था मार्च 2021 में। और ये इस कदर शदीद था कि आधी रात के वक्त वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा सिडनी से, चूँकि इतनी ज़्यादा शदीद फ्लडिंग थी कि पूरे लोग इवैक्यूएट भी नहीं हो सके। अच्छा, इस मॉडल को उन्होंने इस तूफान के ऊपर उन्होंने उसके रिजल्ट्स के ऊपर उन्होंने ये मॉडल अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। मिसाल के तौर पर जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि हमारी जो ज़मीन है वो 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म हो जाएगी
टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी इस सदी के आखिर तक जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो 2.7 डिग्री बढ़ जाएगा। जिसका मतलब ये है कि ये जो तूफ़ान मार्च 2021 को सिडनी में आया था, इसके चांसेस 80% चांसेस हैं कि ये मज़ीद बढ़ जाएंगे और इसी किस्म के तूफ़ान और जगहों पर भी आएंगे और रेन और फ्लडिंग और डिस्ट्रक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगी इस गर्मी की वजह से। अच्छा, अब कुछ लोग हमारे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इतनी गर्मी नहीं होगी, क्योंकि जो नेचुरल वेरिएबिलिटी है तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने की वो हेल्प करती है कि हमारा जो वार्मिंग पैटर्न है वो अगले आने वाले सालों में वो कम हो जाएगा, यानी बजाय इसके कि अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म होती जाए, जो नेचुरल वेरिएबिलिटी है वो इसको कूलिंग की तरफ लेके आएगी और हम ग्रेजुअली मूव करेंगे वार्मर विंटर और कूलर समर की तरफ। तो ये मैंने एक्चुअली एक ब्लॉग मैंने 30 जून 2022 को पोस्ट किया था, उसमें मैंने ये बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि ऐसा होगा। इसलिए हम समझते हैं कि जो वार्मिंग की प्रोजेक्शंस हैं ये सही नहीं है, और ये सही इसलिए नहीं है, कोई भी मॉडल हमारा जो है ना वो सही हमें प्रेडिक्ट नहीं करने देता, इसलिए कि इसका जो एक मेजर कंपोनेंट है वो है क्लाउड्स, और क्लाउड्स को हम किसी शुमार किताब में लाते ही नहीं है जब हम ये मॉडल बनाते हैं। अब चाइनीज़ वाहिद वो लोग हैं जिन्होंने के बादलों को मॉनिटर करना शुरू किया, वो ए ट्रेन जो सैटेलाइट्स की ट्रेन है उसके थ्रू, और वो जब डाटा आएगा वो जिस मॉडल में, जो कि ऑब्वियसली चाइनीज़ ही बनाएंगे, जो जिस मॉडल में आएगा वो मॉडल गालिबन हमें उसको सही प्रेडिक्ट करने की वो देंगे, हम हेल्प करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर कि इस डिस्ट्रक्शन को ये कॉज करते हैं, इसको कम कैसे किया जाता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हम अपनी फोरकास्टिंग सिस्टम को ठीक करें, और वो हम फोरकास्टिंग सिस्टम हमारा ठीक होगा वो उस वक्त होगा जब हम उस मॉडल को बनाएंगे जिसके अंदर के बादलों का भी अमल दखल होगा, तो फिर हमारा मॉडल जो है वो सही होगा और हम उसको अप्लाई करेंगे, और शायद हमारी फोरकास्ट जो है परफेक्ट तो नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगी, लेकिन इतनी ज़रूर होगी कि हमें पता चल जाएगा कि तूफ़ान कहाँ पर बन रहा है, एटमॉस्फेयर रिवर कहाँ पर आने वाला है, इसके अंदर प्रेसिपिटेबल वाटर कितना है, ये अगर बरसेगा तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये किस इलाके में किस वक्त बरसेगा, ताकि वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा सके। अच्छा, दूसरा ये है कि हमें जो कंस्ट्रक्शन है हाई रिस्क एरिया में वो नहीं करनी चाहिए। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हम जैसे लोगों के लिए, आपने देखा कि 2022 में जो हमारे फ्लड आया वो सवात रिवर के अंदर आपने वो हनीमून होटल गिरते हुए देखा होगा, वो बिल्कुल दरिया में बना हुआ था ना, बहुत सारे घर भी दरिया में बने हुए थे जो कि फ्लड बहा के ले गया। आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि आग तो छोड़ देती है कुछ भी, लेकिन पानी कुछ नहीं छोड़ता, उसने कुछ नहीं छोड़ा, वो सब साफ करके ले गया। चाहिए ये कि अब ये जो हमारे वल्नरेबल इलाके हैं इनके अंदर हम किसी कंस्ट्रक्शन को अलाउ ही ना करें, और जहाँ से ये तबाही हो चुकी है वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की इजाज़त ना दें, तो हम किसी हद तक इन जो डिस्ट्रक्शन होती है इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबलाइज रखें, यानी हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या जो हमारी CO2 एमिशन है इसको हम कंट्रोल करें, जो कि अंडर कंट्रोल ही है, लेकिन बहरहाल फिर भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो एडवाइस है वो यही है कि हम अपनी क्लाइमेट को स्टेबलाइज रखें। जितनी हमारी क्लाइमेट स्टेबलाइज होगी उतना ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड होगी और हम इन तूफ़ानों से किसी हद तक बचे रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी सारी कहानी। अब इसके साथ हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिवर का चैप्टर है वो तकरीबन क्लोज हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग किट। आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अगला जो व्लॉग है वो है एल नीनिया और ला नीनियो के ऊपर, और ये आपको इसको सुनकर बहुत ही मज़ा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि जब आपके सामने कोई बात करें तो आप कहका लगाकर उससे पूछें कि भाई ज़रा एक्सप्लेन भी कर दो, हम जैसे लोगों को भी कुछ पता चल जाए कि आप क्या फरमाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।